नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप महाबहस। असदुद्दीन ओवैसी अपने भड़काऊ बयानों से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पहले नस्ल खराब करने और अब यूपी पुलिस को देख लेने की धमकी देने वाले ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ भी जहरीले बोल से नहीं चूक रहे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के शांत माहौल को अपने सियासी फायदे के लिए ओवैसी अशांत करने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं। जहरीले बोल पर बीजेपी ने ओवैसी पर करारा पलटवार भी किया है। आज इसी पर होगी महाबहस। उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए, वरना अगर बहुसंख्यक अपने आप पर आ गया तो आप कहां जाएंगे, ये बताइए ना। जिहादियों, जिन्ना की भाषा मत बोलो, हिंदुओं के विरुद्ध जहर मत उगलो, अन्यथा तो आपके साथ वही होगा जो जिन्ना के साथ हुआ था, भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। ये सब बातें तो वो आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं, शरारतन बोलते हैं। नाम असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दिल का भाव तो वही रहता है। तो उसी पार्टी के हैं ना। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बदाम 100 करोड़। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी देश तोड़क जिन्ना की महिमा मंडन का कार्य कर रही थी। और इसी पर होगी आज की महाबहस। पूछ रहे हैं हम बड़े सवाल ये एक एक करके वो सवाल हम आपको दिखाएंगे कि ओवैसी 20% वोट के लिए क्या ध्रुवीकरण कर रहे हैं। चुने हुए पीएम और सीएम के खिलाफ इस तरह के बोल रहे हैं। जहरीले बोल से ओवैसी को वोट मिल जाएंगे क्या? पुलिस को धमकी देने पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या ओवैसी पर? 20% वोट के लिए पोलराइजेशन कर रहे हैं ओवैसी। चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ ये किस तरह की जहरीली भाषा है, और ऐसे जहरीले बोल से ओवैसी को क्या वोट मिल जाएंगे? और पुलिस को धमकी देने पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी पर, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है? इसी पर होगी आज की महाबहस। और चर्चा के लिए हमारा पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। और सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे आदिल हसन जी का, प्रवक्ता है AIMIM के। आदिल साहब, 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो तादाद है वो 20% है। उन 20% पर आपका टारगेट है, उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, नफरत फैलाएंगे, जहरीले बोल बोलेंगे, चुने हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को रिटायर करके और देख लेने की बात कहेंगे पूरी दुनिया को आप, सिर्फ 20% के लिए। यह भीड़ तंत्र है कि लोकतंत्र है? ये टोटल लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। अच्छा, हमारे मुंह से जो निकला वही सदाकत है, हमारी जुबान है, तुम्हारी जुबान नहीं है। तुम किरदार हो, जाती मकान नहीं है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। ये देश की सच्चाई है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको पूर्व प्रधानमंत्री बनना है, जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको भी एक्स चीफ मिनिस्टर बनना है। तो ऐसी कोई नई बात बैरिस्टर साहब ने नहीं कही। अच्छा। और ये जब इसका पूरा कोड जो पूरा वाक्य आपने नहीं सुना, मुख्यमंत्री जब मठ चले जाएंगे, प्रधानमंत्री जब पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा?
पुलिस को कह रहे हैं, इस देश के सिस्टम को कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है? इसे चौराहा समझ लिया है क्या आपने? ये चौराहा है क्या? किस तरह की भाषा है ये? सुना जाए, सुनिए। अब भी उस बयान पर कायम है आप? जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, ठीक सुनिए, जिला परिषद का जब चुनाव हो रहा था तो एसपी को किस तरीके से भाजपा के जिला अध्यक्ष ने गर्दन पकड़ा था, आपने देखा था उस दिन। अभी समाजवादी पार्टी के एमएलए ने अभी एसपी के साथ किस तरह बदसलूकी की आपने देखा। अनुराग ठाकुर जो फाइनेंस मिनिस्टर है किस तरह स्टेज से बोला था गोली मारो डैश डैश, नहीं देखा क्या आपने? ओवैसी साहब ने ये बताइए, ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया है ना कानपुर में, ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया है ना कानपुर में, वहां पुलिस को वो एक्यूज की तरह पेश कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं। पुलिस नहीं, पूरे सिस्टम को, देश को। और जिस कानपुर की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं ना, वहां पर जिस रसूलाबाद का उन्होंने जिक्र किया, एक महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था अपने ही ससुराल वालों पर, और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो धारदार हथियार से लेकर हमला हुआ था उन पुलिस वालों पर, जिनको देख लेने की बात कर रहे हैं आज असद ओवैसी। बिजनौर में एसएचओ को मारा था किसने पता है ना? भाजपा के लोगों ने जो स्वागत किया था, वो भाजपा के लोगों ने स्वागत किया था, आपने देखा था वो वीडियो। देश के कानून पर आपको भरोसा नहीं है? शहीद हुए थे। और उत्तराखंड में जो 20 काम करता है, उत्तराखंड में जो परसों जो संसद चला, नफरती बोल से, चुनावी मौसम में नफरती बोल से उस पर पुलिस ने क्या आग लगाना चाहते हैं आप देश के अंदर ना? उत्तराखंड में बांटना चाहते हैं समाज को धर्म के नाम पर। 20 घंटा सिर्फ नफरत निकली, नफरत हुआ। 20 घंटा क्या हुआ? ठीक है, जेनोसाइड की बात हुई हरिद्वार में। आप जस्टिफाई करते रहिए इस बात को, आप कुतर्क करते रहिए, आप उत्तराखंड में न्यूज़ चलाइए और पुलिस को बोलिए लेकिन जो जबान, जो भाषा असद ओवैसी की मंच से सुनी है ना दर्शकों ने, वो आज आपके भी इस प्रकार को देख रही होगी। बहरहाल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए। शपथ लिया था आदिल जी, एक मिनट, आपके पास मैं लौटूंगी। पैनलिस्ट हमारे साथ और भी है, महंत राजू दास जी भी जुड़ गए हैं, महंत हनुमानगढ़ी के। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जिस लाइन पर अब भी कायम है, जनता सुन रही है, देख रही है, महंत राजू दास की भी बात सुन लेते हैं। महंत राजू दास जी, असद ओवैसी के इस बयान पर क्या कहना है? 20% मुस्लिमों के वोट हैं, उस पर नजर है, और उसके लिए किसी भी तरह की हद, कैसी भी जहरीली भाषा, पीएम सीएम सबको मट पहाड़ों पर भेजकर पुलिस को धमकी दी जा रही है सरेआम। सही कहा है, इसके नाते ओवैसी जी ने सही कहा है, क्योंकि आप देख लीजिए ओवैसी जी के पूर्वज कैसे थे। पूर्वजों ने ओवैसी जी के हिंदुस्तान के लिए क्या किया, क्या क्या व्यवस्था किया, अलग सेना गठन किया, अलग फोर्स तैयार किया हिंदुस्तान की सेना लड़ने के लिए। ये तो धन्यवाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने अपने दम खम के, अपने नेतृत्व पे जिस प्रकार से उनको हिंदुस्तान के उसमें बांध कर रखा। दुर्भाग्य ओवैसी जैसे पढ़े लिखे बैरिस्टर, संसद भवन सदन ये देश का मंदिर है, हृदय स्थली है, और संसद भवन का पुजारी इस प्रकार से भाव बोलता है, अरे मोदी सब दिन देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, योगी अपने मंदिर में माला फेरने चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? अरे भाई, ये धमकी, खुला धमकी। इस स्वतंत्र देश में कुछ संविधान नाम की भी चीज है, संवैधानिक तरीका भी कुछ है कि नहीं है? आप खुला धमकी, ये धमकी नहीं चलेगी, ये धमकी नहीं चलेगी। इस प्रकार से भाव, ये देश स्वतंत्र है, और जिस दिन हम धमकी देंगे उस दिन 20% लोग चुटकी बजा के, देश ये अखंड है और अखंड रहेगा। जिस प्रकार से ओवैसी के द्वारा देश तोड़ने की साजिश चल रहा है, जिस प्रकार से जिन्ना ने देश को तोड़ा, जिस प्रकार से ओवैसी ने महिमा मंडन करके इस्लाम का सबसे भोले भाले मुसलमानों। ठीक है राजू दास जी, हमारे साथ इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब भी जुड़ चुके हैं डिबेट में, मैं उनको लेकर आना चाहूंगी। मोहसिन रजा साहब, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, मकसद साफ है, 20% मुस्लिम वोटों का टारगेट। लेकिन जब एक्सट्रीम पोलराइजेशन होता है, इस तरह की बयानबाजी होती है, तो कहा जाता है कि दो ही एंड्स को फायदा होता है। यदि मुस्लिम यूनाइट होगा, जिधर भी जाएगा तो हिंदू भी इकट्ठा होगा, तो बीजेपी के लिए तो इसको विपक्ष फायदेमंद स्थिति बताता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से इसको जोड़कर देखना। हमारे देश में जो इस तरह की चीजें, तालिबानी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने जहर उगलने का काम किया है, असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई अकबरुद्दीन जेल भी गए थे इसी बातों को लेकर,
या उनके प्रवक्ता वारिस पठान हुए या उनके दूसरे प्रवक्ता जो महिलाओं का अपमान करते हैं, लगातार इनको ये पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विभाजनकारी नीति से जुड़े हुए लोग थे। इनके ही बुजुर्गों ने, इनके ही पूर्वजों ने देश का विभाजन किया था। आज ये जो बात कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इनको ये बताना हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ पर तालिबानी विचारधारा चलेगी। यहाँ पर संस्कारी विचारधारा चलेगी, राष्ट्रवादी विचारधारा चलेगी, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप जा सकते हैं यहां से, लेकिन आप इस गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा कि आप किसी एक हमारे बहुसंख्यकों को धमका कर यहाँ रह लेंगे या धमका कर आपको रहने। कानून का राज है, कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कानून का राज है, धमकी का राज नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान से इनके पुराने रिश्ते हैं। अजहर मसूद को जाकर कंधार में इनके मंत्री छोड़े थे, इसलिए मंत्री जी को अफगानिस्तान तालिबान ज्यादा याद आ रहा है। और नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी प्रधानमंत्री खाने गए थे, इसलिए पाकिस्तान से इनको उल्फत ज्यादा है। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे, इसी मिट्टी की खाक बनेंगे, और यही हमारा हिंदुस्तान है, यही देश है, हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए जो बैरिस्टर साहब ने कहा, मंत्री जी उत्तराखंड पे भी कुछ बोल दीजिए। जो हरिद्वार में जो संसद हुआ था उस पर भी मंत्री जी कुछ कार्रवाई करवाइए। लगातार 20 घंटे तक जो जेनोसाइड की बात हुई, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अगर दूसरे जगह रहता तो अभी एनएसए और यूएपी आप लगा देते, लेकिन आप ही के पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है मंत्री जी, उसका भी जरा देख लीजिए कि क्या वहां पर हुआ है। ठीक है, मोहसिन रजा साहब, उत्तर प्रदेश में 3 साल से मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में एक भी मुसलमान को घर नहीं मिला है। आप एक सवाल मैं मोहसिन रजा साहब के पास ले जा रही हूँ। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। पहली चीज तो जब इनसे कहिए टीवी पर बैठे तो पूरे हर चीज का ज्ञान ले लिया कर। आपको पता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि वो उत्तराखंड का मामला है, लेकिन इनको बताना चाहते हैं कि उसमें भी एफआईआर हुई है। यहाँ कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है उस बयान पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें या धमकाने वाली बातें बहुसंख्यकों को ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये चलेंगी नहीं। ये गलतफहमी मत रखिएगा क्या, और तालिबानी विचारधारा आपकी है ये मानना होगा। और आपको बता दिया, आपने सवाल पूछा था तो सवाल के लिए वहां एफआईआर भी हुई है। जब हमने वहां पर बिल्कुल, ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, और इस देश की एकता, अखंडता और इसको बांटने के खिलाफ जो नफरती जहर फैलाएंगे उनका एक ही अंजाम है। देश का कानून सख्ती करना जानता है, उनसे उसी तरह निपटा भी जाएगा। अतीकुर रहमान भी हमारे साथ, ठीक है आदिल हसन आपके पास लौटेंगे। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अतीकुर रहमान जी, जहरीले बॉल से मिलेंगे क्या 2022 में वोट? बड़े मियां तो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और छोटे मियां देखिए क्या कह रहे हैं, मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, योगी हमेशा नहीं रहेंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति का स्तर इन्होंने इतना गिरा दिया है कि हर बयान जो भी आती है, और ये इसके अंदर मैं सभी पार्टी को शामिल करना चाहूंगा। देखिए, ओवैसी साहब ने अगर ये कहा है तो बहुत गलत बयान है ये, लेकिन बीजेपी को कम से कम और मोहसिन रजा साहब को कम से कम इसके ऊपर बोलने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब होता है? आप क्या चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत करके? आप सिरे से अगर किसी को मिटाने की बात करते हैं तो उसमें पुलिस कहाँ आई और संविधान कहाँ आया और आईपीसी कहाँ आई? देखिए, दुहाई दे रहे हैं आईपीसी और संविधान की, कानून की। अतीक साहब, कांग्रेस मुक्त आप भारत के जिस अंदर विषय को उठा रहे हैं ना, आप जिस कांग्रेस मुक्त भारत के विषय को उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा है, आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नफरती और जहरीले बोल की जो असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर के मंच से कहे हैं। और हमारे दर्शकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि दरअसल इस सब के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की मंशा क्या है। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं आखिर इस तरह की बातें कहकर ओवैसी की सियासी मंशा किस तरह की है। मुस्लिमों के रहनुमा बनने की चाहत है असदुद्दीन ओवैसी के अंदर, उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो खुद को एक बड़े मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। मुस्लिम वोट के लिए यह ध्रुवीकरण की कोशिश है, इस तरह की बातें और जहरीली बयानबाजी। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी का फोकस है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां पर मुस्लिम आबादी रहती है उन सीटों पर खास तौर पर उनकी नजर है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 2022 में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% की मुस्लिम आबादी है
और सारी जंग जो है वो इसी 20% के रहनुमा बनने को लेकर चल रही है। 403 सीटों में 143 पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। इसके अलावा 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% की तादाद में रहती है। 73 सीटों पर मुस्लिम 30% से ज्यादा हैं और ये आंकड़े असद साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी हेट स्पीच में इन्हीं को टारगेट करके वो उस तरह की बातें करते हैं। एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, इस तरह एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। अखिलेश की कोशिश है एक मुश्त मिले 20% वोट। समाजवादी पार्टी जो अभी तक खुद को उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों का रहनुमा बताती आई है, उनको हमेशा साथ लेकर चलने की बात कहती आई है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि 20% वोट उन्हें मिल जाए, लेकिन गेम में ओवैसी की एंट्री क्या इस वोट को बांट देगी? एसपी बीएसपी कांग्रेस को नुकसान संभव है अगर मुस्लिम बढ़ता है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से छिटकता है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और सीधा सीधा फायदा इसका बीजेपी को हो सकता है। मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को फायदा संभव है। 2017 में एआईएमआईएम को 2.5% वोट मिले थे। 2017 में एआईएमआईएम को 2.5% वोट मिले थे, लेकिन अब ओवैसी साहब का टारगेट जो है वो बड़ा है। 20% सीधे मुस्लिम वोटों पर दाम लगा रहे हैं और इसीलिए इस तरह की जहरीली बातें मन से कही जा रही हैं। इससे पहले असदुद्दीन के छोटे भाई अकबरुद्दीन भी भड़काऊ बयान दे चुके हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे किसमें हिम्मत है। सुनवाते हैं आपको वो बयान। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मोहसिन रजा जी, जिस 20% के लिए यहां पर लड़ाई है, जिसको टारगेट कर रहे हैं असद ओवैसी और उसी के लिए कर रहे हैं जहरीली बयानबाजी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर इन वोटों का बटाव होता है या बंटवारा होता है, नुकसान कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से खिसकता है तो उसका फायदा भाजपा को होगा। मतलब ऐसी एक्सट्रीम बयानबाजी अगर असद ओवैसी या कोई नेता करे तो मुस्लिम इकट्ठा होकर उस तरफ जाएं तो हिंदू भी इकट्ठा होगा, उसका भी सेंटिमेंट हर्ट होगा, तो इसका फायदा भाजपा को होता है। मैंने कहा बार बार कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको इस तरह से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश में काम किया है। उसका परिणाम 14 से लेकर 17 और 19 में सबने देखा है। 22 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। हमने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया है। यहाँ योगी जी की सरकार में सबके साथ सबका विकास हुआ है। इसलिए ये बातों को उससे न जोड़ा जाए, ये इससे जोड़ा जाए कि ये विभाजनकारी नीति के लोग हैं। इनके पूर्वजों ने विभाजन किया था, आज भी इनके मन में वही तालिबानी विचारधारा है, वही तालिबानी सोच है। जैसे अभी आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान दिखाया, अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा था कि इनके एक प्रवक्ता ने कहा था कि हाँ आप 100 करोड़ हैं, हम 15 करोड़ हैं, लेकिन हम निपटना जानते हैं, हम भारी पड़ेंगे आप पर। तो ये इस तरह के अनर्गल बयान देकर और इस तरह की जहर उगलने की बात, और फिर इन्होंने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर ये मजलिसे इत्तेहादुल हिंदुस्तान होता, कि हिंदुस्तान की एकता के लिए बनाई गई होती, तो मैं मानता, क्योंकि इन्हें भारतीय जनता से कुछ नहीं लेना है, हमें लेना है, हमें भारत से लेना है। हमारा राष्ट्र आगे रहे, हमारे लोग आगे रहें, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता के लिए काम करते हैं, हम किसी एक समुदाय विशेष के लिए काम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी है, हम पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उसके संगठन की, उसको संगठित रखने की बात करते हैं। आदिल हसन साहब, अब जैसे ही ओवैसी साहब के जहरीले बोल फूटे तो देखिए पलटवार भी होने लगा। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं आप जिनको मटर पहाड़ों पर भेजने की बात कर रहे हैं, सोचिए जरा कागज मांग लिए गए तो आप कहां जाएंगे? असल बात है कि भाजपा और आरएसएस कभी देश के स्वतंत्रता में तो भाग लिया नहीं है, तो कागज की इनको चिंता है। और मोहसिन रजा साहब अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वो चर्चा कर रहे थे, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। शिवसेना पे भी मोहसिन साहब बतलाएं और शिरोमणि अकाली दल पे बतलाएं और नागालैंड क्रिश्चियन कांग्रेस पे भी बात करें, केरला में जो पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। मोहसिन साहब ये बताएं कि विधानसभा लड़िएगा कि फिर बैकडोर से आइएगा, कि फिर योगी जी भी बैकडोर से आएंगे, आप भी बैकडोर एंट्री कीजिएगा, कि विधानसभा में लड़िएगा?
बड़े कि फिर शर्म की बैकडोरी बात आइएगा। और है जितने कि जो ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री लोग इस आवास तरह की योजना बातें है, चैनल पिछले पर 3 बैठकर साल कर में रहे एक भी हैं। मुसलमानों को एक बैकडोर घर से नहीं एंट्री मिला तो है। आप लोग कर रहे मंत्री हैं। साहब बतलाएं कि कितना बैकडोर वाले मुसलमानों तो को आप घर लोग मिलेगा। हैं। हम सीना तान के चलने वाले लोग हैं। हमारे देश का बैकडोर में तो आपके प्रधानमंत्री डिप्टी सीएम है 56 इंच केशव का प्रसाद सीना मौर्य रखता भी है। है, शर्म दिनेश करिए शर्मा भी आपको है, बोलने आप से भी पहले। बैकडोर एंट्री पहले वाले हैं, जानकारी मुख्यमंत्री भी हासिल कर बैकडोर लीजिए। एंट्री वाले हैं। 1 मिनट आदिल हसन। विधानसभा लड़िएगा, आदिल हसन, विधानसभा आदिल हसन, हम सामने से आने मेरी वाले रिक्वेस्ट लोग है हैं। एक एक करके बोलिए आप लोग, विधानसभा एक एक करके लड़िएगा। बोलिए। आदिल हसन, मोहसिन रजा साहब की बात खत्म होने दीजिए। विधानसभा मोहसिन साहब जी मोहसिन लड़िएगा। साहब, ये बैकडोर से आने वाले आप लोग हैं। आप बैकडोर से आते हैं। आपको तो पता भी नहीं है संविधान के बारे में। अगर संविधान के बारे में पता होता तो बैरिस्टर साहब ऐसी बातें ना बोलते। और दूसरा बैरिस्टर जो प्रवक्ता हैं आपके, वो भी यही बातें बोलते हैं। तो आप बैरिस्टर नहीं हैं, आप कुछ और हैं। आप जैसे मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हमें तो ये लगता है जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं। बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ आप जाते थे मोहसिन साहब, मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के यहाँ। जैसे मोहम्मद के लिए आप मोदी काम जी कर बिरयानी रहे खाने हैं। गए थे कंधार में, अजहर मसूद को तालिबानी आपने छोड़ा था, विचारधारा हमने नहीं आप छोड़ा लोगों था की अजहर दिखाई दे मसूद रही को। है। ठीक है। तालिबान में जाकर अजहर मसूद को आदिल- आपने छोड़ा था। आदिल हसन जी, आदिल हसन बैरिस्टर जी, असदुद्दीन ओवैसी मोहसिन साहब की रजा डिग्री जी, पूरी दुनिया एक जानता मिनट, है। ठीक है। आप आपके दोनों ने अपनी अपनी प्रधानमंत्री का बात डिग्री रखी, अभी तक कोई नहीं आप जानता है, दोनों ना ने अपनी स्मृति अपनी बात ईरानी का रखी। डिग्री कोई मैं जानता रुक करूंगी अतीकुर रहमान जी का, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। अतीक जी, क्या लग रहा है, बिना इस तरह की बातें किए, बिना ध्रुवीकरण के काम नहीं चलने वाला? 2022 के लिए बात समझ में आ गई है, और या कह लीजिए कि बड़ा आसान तरीका भी दिखाई देता है कि एक मंच पकड़िए, उससे जितना मर्जी जहरीला बोलिए, एक कौम को खुश करिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मोहसिन रजा साहब जैसों को कम से कम बीजेपी को इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने, जब मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो प्रधानमंत्री ने औरंगजेब के नाम का इस्तेमाल क्यों किया? आपको इनसे ये पूछना चाहिए कि औरंगजेब का नाम लेना जरूरी था? अतीक साहब, ये सवाल हमने तब भी पूछा था जब जिन्ना का नाम लिया गया था। सवाल हमने तब भी पूछा था जब जिन्ना का नाम लिया गया था। चुनाव आते ही जिन्ना का जिक्र क्यों हुआ था इस देश में? ठीक है, दे नहीं रही है तो फिर फायदा क्या है? देखिए, नफरत की कोई जगह समाज में, देश में नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के अंदर नफरत की जगह नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की खूबसूरती ही है, अलग अलग संस्कृति, संस्कार, भाषाओं के लोग एक साथ एकजुटता के साथ रहते हैं और उन्हें अपनी सरकार विचारधाराओं से चुनने का अधिकार है। लेकिन जब इस तरह के नफरती बोल बोले जाते हैं तो सवाल उठता है कि यदि ऐतराज भी है तो देश में कानून का राज है, देश संविधान से चलता है, तो इस तरह की नफरत फैलाकर देश को बांटने के प्रयास क्यों होते हैं? आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर भी एक सवाल पूछा था, और हमारा सवाल क्या था वो हम आपके सामने रख देते हैं। सवाल यह था कि क्या कानपुर में आईटी की रेड से अरबों के खेल का खुलासा होगा? इस पर एक यूजर ने हमें जवाब लिखा है, और लिखा है, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति। मतलब ये जनता का मिजाज है, वो भी ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, वो भी प्रेम, एक रास्ता और संगठित रहने की बात सुनना चाहती है। महाबहस में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे